बच्चों गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पदबंध। तो पदबंध क्या है, उसकी परिभाषा और उसके विभिन्न प्रकार के बारे में आज हम समझेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले पदबंध की परिभाषा। फ्रेज, पदबंध अर्थात इंग्लिश में से फ्रेज भी कहते हैं। तो पद वाक्य से अलग रहने पर, ठीक है, यहाँ देखिए, वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। समझ में आप लोगों को? मतलब वाक्य से अलग रहने पर, जैसे कोई भी एक वाक्य है, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, इस तरह से ये तो वाक्य हो गया। और शब्द क्या होता है? खाना। खाना एक शब्द हो गया, मतलब कोई एक शब्द जो एक दो चार शब्दों से मिलकर बना होता है वो शब्द कहलाता है। और वाक्य क्या है? एक पूरा सेंटेंस, वो वाक्य के अंतर्गत आता है। तो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। मतलब जब छोटे छोटे शब्द मिल करके जो एक वाक्य बनता है वो ही पद कहलाता है। दूसरे शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है कि वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं या जो शब्द मिक्स हो जाते हैं वाक्य में, मतलब छोटे छोटे शब्द एकत्रित जब होते हैं तो वो वाक्य कहलाते हैं। और जो वर्ण एकत्रित होते हैं तो एक शब्द बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पदबंध। जब दो या अधिक पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, जो दो या दो से अधिक शब्द जब एक साथ नियत होते हैं या एकत्रित होते हैं और उसका एक कोई निश्चित अर्थ बनता है, मतलब एक वाक्य बना करके उसका एक निश्चित अर्थ बनता है, तो वो कहलाता है पदबंध। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहलाता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने पदबंध की परिभाषा इस प्रकार दी है: वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। अब हम अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ईजिली पूरा समझ में आ जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, तो ये क्या हो गया? ये आधा वाक्य लग रहा है ना? तो ये जो आधा वाक्य लग रहा है ये कहलाता है पदबंध। और अगर हम इसी वाक्य को पूरी तरह से पढ़ते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, तो ये एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। अगर हम बोलते हैं अत्यंत सुशील और परिश्रमी है तो ये वाक्य पूरा नहीं लग, कौन है, कैसा है, इस तरह से हमारे मन में सवाल पैदा होते हैं। लेकिन अगर हम किसी की तरफ इशारा करके या किसी का नाम लेके हम कहते हैं तो वहाँ पे वो वाक्य पूर्ण होता है। नदी बहती चली जा रही है, अगर हम कहते हैं बहती चली जा रही, क्या बहती चली जा रही है, हमें उसके आगे कुछ लगाना होता है। जैसे नदी बहती चली जा रही है, नाले बहते चले जा रहे हैं, झरने बहते चले जा रहे हैं, इस तरह से। नदी कल कल करती हुई बह रही है, अगर हम सिर्फ इतना बोलते हैं कल कल करती हुई तो ये पदबंध हो गया। मतलब वाक्य मिला करके कई शब्द को मिला करके एक वाक्य तो बन गया है, लेकिन उसका अच्छी तरह से कोई अर्थ नहीं निकला है। तो इस तरह से जो वाक्य का पद बनता है वो पदबंध के अंतर्गत कहलाता है, लेकिन उसका अर्थ पूर्ण रूप से निहित नहीं होता है। ये कहना किसका है? हरदेव बाहरी ने पदबंध की इस तरह से परिभाषा दी है। देखो उन्होंने क्या कहा है कि संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल देख के अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। उपयुक्त वाक्यों में काला छपे शब्द पदबंध हैं। पहले वाक्य के सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। दूसरे वाक्य के अत्यंत सुशील और परिश्रमी में भी 4 पद हैं,
किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तीसरे वाक्य के बहती चली जा रही है में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं। आपने वो सारे पढ़े एग्जाम्पल्स, उसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो चौथे वाक्य के कल कल करती हुई में 3 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक संज्ञा विशेषण आदि नहीं पढ़ा है, क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण, विशेषता, ये सब नहीं पढ़ा है, प्रत्यय प्रत्यार वगैरह, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत ही अच्छी ब्रीफली पढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक हैं। एक तो यह कि इसमें एक से अधिक पद हों, मतलब पहली बात यह है कि इसमें पद जो शब्द हैं वो एक से अधिक होने चाहिए, तब बंध करके एक पदबंध तैयार होता है। दूसरे ये पद इस तरह से संबंध होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसे कुछ भी नहीं कि आपने यहाँ पे आम लिख दिया, इमली लिख दिया, कमल लिख दिया, गुलाब लिख दिया, इस तरह से आपने अलग अलग कुछ भी लिख के एक पद बना दिया, तो उसका कोई अर्थ ही अगर नहीं निकलता है तो वो किसी काम का नहीं होता। इस तरह से संबद्ध होते हैं कि उनके एक इकाई बन जाती। तीसरे पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। अंग्रेजी में इसे फ्रेज कहते हैं। इसका मुख्य कार्य वाक्यों को स्पष्ट, सार्थक और प्रभावकारी बनाना है। शब्द लाघव के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। शब्द लाघव आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है, आप लोग देख सकते हैं। खास तौर से समास, मुहावरों और कहावतों में ये पदबंध पूरे वाक्य नहीं होते हैं, बल्कि वाक्य के टुकड़े हैं, किंतु निश्चित अर्थ और क्रम के परिचायक हैं। हिंदी व्याकरण में इन पर अभी स्वतंत्र अध्ययन नहीं हुआ है। ये तो आप लोगों ने समझ लिया, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के लिए मैंने इतना बता दिया है आप लोगों को। अब हम यहाँ मुख्य जो ज़रूरी है वो देखते हैं, पदबंध के भेद। तो मुख्य पद के आधार पर पदबंध के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं या 5 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध तीसरा, और चौथा है क्रिया पदबंध, और 5वां है अव्यय पदबंध। आगे हम देखते हैं संज्ञा पदबंध क्या है। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो यह संज्ञा पदबंध कहलाता है। मतलब सिर्फ पहला वर्ड अगर संज्ञा है और बाकी सारे वर्ड उसी से आश्रित हों, उसी से मिक्स होते हुए हों, तो ऐसे शब्द भी संज्ञा पदबंध के ही अंतर्गत आते हैं। हम एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। अब यहाँ 4 ताकतवर मजदूर, तो यहाँ पे ये पूरा क्या है, संज्ञा पदबंध है, नाउन है। तो यहाँ पे इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अब लंका के जो राजा हैं रावण, वो संज्ञा हो गए और उससे लंका और राजा ये सारे पद बंधे हुए हैं, तो यहाँ भी संज्ञा पदबंध हो जाता है। अयोध्या के राजा दशरथ, यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ दशरथ ही संज्ञा है, लेकिन अयोध्या के राजा इससे ये इस पद को जोड़ रहा है, तो इसलिए ये पूरा वाक्य ही, ये पूरा पद ही संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आ जाता है। कि 4 पुत्र थे, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अब वैसे देखें तो सिर्फ गुब्बारा संज्ञा है, किंतु आसमान में उड़ता गुब्बारा मतलब ये पद एक दूसरे से बांध रहा है, इसलिए ये पूरे पद को ही हम संज्ञा के रूप में मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा संज्ञा पदबंध है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 वर्ड एक साथ मिल करके एक वाक्य बना रहे हैं, पद बना रहे हैं, जो कि संज्ञा से ही रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे ये संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आता है। अब उपयुक्त वाक्यों में काला छपे शब्द संज्ञा पदबंध हैं। ठीक है, ये सब जो है ये सब
संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखते हैं विशेषण पदबंध क्या है। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हुए विशेषण का कार्य करे, विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे दूसरे शब्दों में हम देख लेते हैं, पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि मतलब पहला शब्द, अगर जिस तरह से हमने संज्ञा में देखा कि अगर पहला शब्द या अंतिम शब्द संज्ञा है या पहला शब्द या अंतिम शब्द अगर विशेषण है, लेकिन उससे ही ये और भी बाकी शब्द उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे शब्द विशेषण पदबंध के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को और भी अच्छी तरह समझ में आएगा, इसलिए मैंने सभी में 4-5 एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो तेज चलने वाली, अब तेज चलने वाली, तो यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण हो गया। तेज शब्द क्या है, विशेषता है, लेकिन चलने वाली तो ये इस पद से जुड़ता है, विशेषण से ही इसे जोड़ा जाता है। यहाँ पे 3 पद हैं, तो तीनों पदों को मिला करके एक बनाया गया है। क्यों एक बनाया गया है, क्योंकि सिर्फ तेज बोलना उचित नहीं होगा, तो तेज चलने वाली ये शब्द मिला करके विशेषण पदबंध बन जाते हैं। उस घर के कोने में बैठा हुआ, ये पूरा पद मिला करके विशेषता को बताता है, तो यहाँ पे विशेषण पदबंध हो जाता है। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है, तो सुंदर, अत्यंत, फुर्तीला, आज्ञाकारी ये सब विशेषताएं ही हैं, लेकिन ये 3-4 विशेषताएं एक साथ में दी हुई है, इसलिए ये एक पदबंध के रूप में दृष्टिगत हो रहा है। अब हम देखते हैं बरगद और पीपल की घनी छांव। यहाँ पे बरगद और पीपल दोनों की विशेषता बताया गया है घनी छांव के रूप में, तो ये दोनों ही विशेषण से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ये पूरा एक पदबंध बन जाता है जो काली लाइन में लिखा हुआ है या काले अक्षरों में छपा हुआ है। ये सब विशेषण पदबंध के अंतर्गत आते हैं। बहुत टफ नहीं है, आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें, ये बहुत ही ईजी है। एक बार आप लोग खाली ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप लोगों को फिर कभी भी पदबंध भूलेगा नहीं। सो हम आगे देख लेते हैं सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य देखते हैं, तो बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। यहाँ पे आपने शब्द जो है वो सर्वनाम है, लेकिन बिजली सी फुर्ती दिखाकर ये शब्द आपने शब्द से शब्द को जोड़ रहा है, मतलब ये सारे पद एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। ये सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आता है। आगे हम देखते हैं शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। अब शरारत करने वाले छात्रों में से यहाँ पे क्या बताया गया है कि शरारत करने वाले छात्रों, तो यहाँ पे छात्र शब्द जो है वो सर्वनाम है, लेकिन ये सारे पद एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ सर्वनाम पदबंध हो जाता है। अब हम देखते हैं विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कोई नहीं और लोगों में सर्वनाम है, लेकिन अगर हम कोई नहीं और लोगों सिर्फ इतना बोलकर शांत हो जाते हैं तो उसका मीनिंग नहीं निकलता है। इसलिए विरोध करने वाले सर्वनाम एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ये सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आता है। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि काले छपे हुए शब्द सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वे क्रमशः आपने कुछ और कोई इन सर्वनाम शब्दों से संबंध है, तो इसलिए ये सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देख लेते हैं क्रिया पदबंध क्या है। तो वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहलाता है। क्रिया पदबंध
पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती है, यही क्रिया पदबंध है। एग्जाम्पल इसके थोड़े से हम देख लेते हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। तो आया होगा ये क्या हो गया, एक क्रिया हो गया, लेकिन आया ये एक क्रिया हो गया, लेकिन होगा इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दो शब्द एक साथ मिल गए हैं तो यहाँ एक पद बन गया है। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिखाई देना क्या हो गया, एक क्रिया हो गई, लेकिन रहा है शब्द इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्रिया पदबंध हो जाते हैं। अब देखिए सुरेश नदी में डूब गया, तो डूबना एक क्रिया हो गया और गया इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी क्रिया पदबंध हो जाता है। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। इस तरह से हम देख सकते हैं जो काले ज़्यादा डार्क लाइन में मैंने लिखा है वो सारे क्या होते हैं, क्रिया पदबंध के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देख लेते हैं अपव्यय पदबंध क्या है। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे अव्यय पदबंध कहलाता है। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यय होता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य हम देख लेते हैं कि अपने सामान के साथ वह चला गया, मतलब उसका मतलब कुछ नहीं निकलता, वो अव्यय होता है, जैसे बस एक दूसरे को जोड़ने के लिए वो शब्द बनाए जाते हैं। ऐसे जो पद होते हैं वो अव्यय पदबंध के अंतर्गत आते हैं, मतलब सिर्फ इसका न ये क्रिया है, न विशेषण है, न संज्ञा है, न सर्वनाम है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बिना वो वाक्य पूरा नहीं होता, तो ऐसे वाक्य को अपव्यय पदबंध के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, इन वाक्यों में क्या है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये अव्यय पदबंध के अंतर्गत है, सुबह से शाम तक। अब इसमें भी किसी तरह की कोई वो हम ऐसे ही बोल सकते थे कि कब का वो बैठा था, लेकिन ये वर्ड अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम वर्ड को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरह के वर्ड जो लगाते हैं वो अपव्यय पदबंध के अंतर्गत आते हैं। सो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। बहुत ही ईजी है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब हम देख लेते हैं पदबंध और उपवाक्य में अंतर। तो पदबंध और उपवाक्य में क्या अंतर है, तो उपवाक्य क्लॉज भी पदबंध फ्रेज की तरह पदों का समूह है, लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है, पूरा नहीं। पदबंध में क्रिया नहीं होती, उपवाक्य में क्रिया रहती है। जैसे ज्यों ही वह आया, ये क्या हो गया, ये उपवाक्य हो गया। त्यों ही मैं चला गया, यहाँ ज्यों ही वह आया ये एक उपवाक्य हो गया, मतलब आधी वाक्य, जिससे पूर्ण अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। तो इस तरह से मतलब हम देख सकते हैं कि पदबंध और उपवाक्य में कितना अंतर होता है कि ज्यों ही वो आया, अगर हम इस तरह से सिर्फ आधा वाक्य बोलते हैं तो उससे पूरा हमें समझ में नहीं आता, और पदबंध क्या है कि हमें पूर्ण वाक्य की ओर अग्रसित करता है पदबंध। तो ज्यों ही वो आया ऐसे ही वो त्यों ही वो चला गया, तो ये क्या करता है, ये पदबंध वाक्य है। और ये आधा उपवाक्य मतलब आधे वाक्य, पदबंध मतलब पूर्ण वाक्य। सो बच्चों आई होप बहुत ही इजी था, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया, इसलिए मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया, क्योंकि ये फालतू आप लोगों का टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है कि इतनी छोटी सी बात को मैं 1 घंटा 1.5 घंटा लेके खींचूँ, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। सो मैंने इसे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी, हेल्प मी। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सो बाय बाय।